सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और आज के इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोज करिए आप रोड पे चल रहे हैं पैदल और रोड के किनारे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के नियर बाई अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि करके साउंड सुनाई देगा आपको। इस नॉइस को हम लोग कहते हैं हमिंग नॉइस। ये हमिंग नॉइस क्यों प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल मशीन में, तो आज इस पे डिस्कस करेंगे क्यों, क्या रीजन है हमिंग नॉइस प्रोड्यूस होने का। और फिर हम लोग बी एच कर्व का कॉन्सेप्ट आज के सेशन में डील करेंगे कि बी एच कर्व किस तरीके से मशीन का बनाया जाता है, या फिर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का बी एच कर्व क्या होता है, इस पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। राइट, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमिंग नॉइस होता है ये किस कॉन्सेप्ट के कारण होता है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण होता है। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण होता है। तो इस मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, तो चलिए समझते हैं। राइट, तो सपोज करते हैं एक मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, और इस मैग्नेटिक मटेरियल में इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है, इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है, जिसको हम लोग सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं, है ना। इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है और यहां पे हम लोग एक्साइटेशन दे रहे हैं। यहां पे एक्साइटेशन दे रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो हम लोगों को मालूम है कि ऑस्टर्ड का नियम कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डेवलप हो जाती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। तो ये फ्लक्स ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग करंट एम्पियर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को मालूम है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, कि करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते चले जाइए ऑपरेटिंग फ्लक्स क्या होंगी? स्ट्रेंथन होती चली जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। अगर यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जा रहे हैं तो जो फ्लक्स बनेगी वो स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी। और हम लोगों को एक और लॉ मालूम होना चाहिए जो कि राइट हैंड थंब रूल है, कि अगर करंट का डायरेक्शन पता है तो हम लोग फ्लक्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, और फ्लक्स का डायरेक्शन पता है तो करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। एक बार थोड़ा चेक करने दीजिएगा कि ये आवाज वगैरह प्रॉपर है कि नहीं। हेलो हेलो, ओके। आशा करते हैं आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएं ऑपरेटिंग फ्लक्स क्या होती जाती हैं? स्ट्रेंथन होती जाती हैं। करंट का डायरेक्शन पता है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस निकाली जा सकती हैं, इनका डायरेक्शन। फ्लक्स का डायरेक्शन पता है तो करंट का डायरेक्शन निकाला जा सकता है। इसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। केवल राइट हैंड ही अप्लाई करना है थंब रूल में, लेफ्ट हैंड के थ्रू नहीं इवेलुएट करना है। राइट हैंड थंब रूल कि करंट अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा। तो इस सोलेनॉइड में हम लोग बात करें कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स किस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे करंट ऐसा जाएगा, फिर टॉप से फिर बॉटम होता हुआ, फिर टॉप पे जाएगा, फिर टॉप से बॉटम होता हुआ, फिर ऐसा टॉप पे जाएगा, फिर टॉप से बॉटम होता हुआ ऐसा जाएगा, और यहां से करंट निकल जाएगा। इजंट इट? तो अगर करंट का डायरेक्शन पता है तो फ्लक्स का डायरेक्शन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर राइट हैंड थंब रूल प्लेस करें हम लोग, तो ये फिंगर्स जो हैं, फिंगर्स करंट के डायरेक्शन को बता रही हैं अगर, तो थंब क्या बताएगा यहाँ पे? फ्लक्स के डायरेक्शन को। थंब क्या बताएगा? फ्लक्स के डायरेक्शन को बताएगा। ऑपरेटिंग फ्लक्स कैसी होंगी? इस तरीके से होंगी फ्लक्स। ऑपरेटिंग फ्लक्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगी, है ना। ऑपरेटिंग फ्लक्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगी। और अगर ये जो मटेरियल लिया हुआ है जिसके ऊपर में हम लोगों ने वाइंडिंग किया हुआ है, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं।
सपोज करते हैं आयरन हो सकता है, या फिर वुड हो सकता है, या प्लास्टिक हो सकता है जिसके ऊपर में हम लोग वाइंडिंग किए हुए हैं, पीवीसी जिसको कहेंगे हम लोग, है ना। तो वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, आपका एस्बेस्टस हो सकता है, कोई भी मैग्नेटिक या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं। तो लेट सपोज कि ये कैसा है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। सपोज कर लेते हैं कि ये जिसके ऊपर में वाइंडिंग की गई है वुड है, वुड मींस लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर में वाइंडिंग की गई है। तो यही इंडक्टर होता है ना। इंडक्टर कई तरीके के होते हैं। एयर कोर इंडक्टर, जिसमें मटेरियल, किस मटेरियल के ऊपर में वाइंडिंग की गई है, एयर के ऊपर में वाइंडिंग की गई है, मतलब यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं रखा गया है, वैक्यूम मतलब कि एयर अवेलेबल है, राइट। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो एयर कोर इंडक्टर उसको कह देंगे। अगर लकड़ी के ऊपर में वाइंडिंग की गई है तो वुड कोर इंडक्टर हो जाएगा। आयरन के ऊपर में वाइंडिंग की गई है तो आयरन कोर इंडक्टर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में। तो आज के सेशन में आपको यह भी समझ में आएगा कि आयरन कोर इंडक्टर क्या होता है और एयर कोर इंडक्टर क्या होता है और क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, इस करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये मटेरियल जो लिया हुआ है वो अगर लकड़ी है, वुड है, तो ये कर्व दोनों के बीच में अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे सपोज करते हैं हमारा करंट है और यहाँ पे सपोज करते हैं ऑपरेटिंग फ्लक्स है। यहाँ करंट, यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्लक्स देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे इस एक्सिस में फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने इतना बढ़ाया, करंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने इतना बढ़ाया, ठीक है। तो इतना करंट इंक्रीमेंट से इतना फ्लक्स में भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। करंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ाया इतना, तो फ्लक्स यहां तक और इंक्रीज हुआ। करंट और बढ़ाया तो फ्लक्स और इंक्रीज हुआ। करंट और इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स और इंक्रीज होगा। करंट और इंक्रीज किए तो फ्लक्स और इंक्रीज होगा। इस रेशियो में करंट और फ्लक्स का रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है ना, यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा, इन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये और ये कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा आपको। ये कर्व जो है वो ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ऐसा कर्व देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये कर्व कैसा मिल रहा है, लीनियर कर्व मिल रहा है, लीनियर कर्व मिलेगा, लीनियर कर्व मिलेगा, राइट। अब आपको क्योंकि पता है कि फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू क्या होती है, B इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं क्या, यहाँ पे एक मटेरियल लिया हुआ है उसी में बात करते जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्लक्स डेंसिटी B, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स या फिर फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स या फिर फ्लक्स डेंसिटी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से जो रिलेशन आता है, जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट DL, या फिर रहने दीजिए, हम लोगों ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली पता किया हुआ था। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है, H इज इक्वल टू NI बाई L होता है, H इज इक्वल टू NI बाई L होता है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स एक बार बना दिए उसको चेंज नहीं कर रहा है। लेंथ ऑफ कोर चेंज हो रहा है क्या, लेंथ भी नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग लिख सकते हैं क्या, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो I यहाँ पे है तो इसको H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे अगर बात करें करंट जैसे जैसे देते जा रहे हैं
यहाँ पे इफेक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है, फ्लक्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जाएं तो फ्लक्स स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो एफर्ट क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, एक्साइटेशन देना एफर्ट है, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्ट करंट है और इसका सॉरी एफर्ट हमारा करंट है और इसका इफेक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है कि फ्लक्स स्ट्रेंथन होती चली जा रही है, फ्लक्स स्ट्रांग होती चली जा रही है। तो यहाँ पे करंट क्या है, ये एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग इतना, इसका इफेक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, फ्लक्स डेंसिटी स्ट्रांग होती चली जा रही है। ये आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, एफर्ट और इफेक्ट। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया। इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, BH कर्व, BH कर्व, BH कर्व। और ये किस मटेरियल के लिए है BH कर्व, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल का BH कर्व है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व है। ये वुड लिए थे ना, कौन सा मटेरियल लिए थे, वुड लिए थे, तो उसका BH कर्व कैसा मिल रहा है, इस तरीके से लीनियर कर्व मिल रहा है, इस तरीके से लीनियर कर्व मिल रहा है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये इस तरीके से BH कर्व यहाँ पे ऑब्जर्व हो, इस तरीके से BH कर्व ऑब्जर्व हो। तो सेशन में बने रहिए थोड़ा पेशेंस के साथ, तब जाके कंक्लूजन आपको क्लियर होगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ये अब वुड के ऊपर मैं वाइंडिंग किया हुआ था तो देखा हम लोगों ने इस तरीके से BH कर्व मिल रहा है। अब हम लोग मटेरियल चेंज करते हैं, जिसके ऊपर मैं वाइंडिंग कर रहे हैं उसको चेंज करते हैं। तो मटेरियल चेंज करते हैं, लेट से अब हमारे पास मटेरियल आता है आयरन। यहां पे मटेरियल क्या लिए हैं हम लोग, आयरन, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, क्या खास बात होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, वुड कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसकी क्या खास बात होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की 1 होती है ना। जैसे कि एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होगी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, पीवीसी की भी 1 होगी रिलेटिव परमेबिलिटी। आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 देखने के लिए मिलती है। आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी अगेन हम लोग वाइंडिंग प्रोवाइड किए हुए हैं, कुछ इस तरीके से वाइंडिंग कर देते हैं। ऐसा वाइंडिंग, और फिर यहाँ पे एक्साइटेशन देते हैं, और ऑब्जर्व करते हैं चीजें क्या होंगी। तो ये क्या है, एक मटेरियल है ना, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक लेवल पे हम लोग बात करें, तो ये कई एटम के कॉम्बिनेशन से ये मटेरियल बना हुआ है ना। इस यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा साइज देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। तो एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, एटॉमिक लेवल पे हम लोग बात करें तो एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एटॉम्स कैसे होते हैं, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कक्षक कहते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, है ना। यही होती है एटॉम्स, इन्हीं एटॉम से मिलके ये मटेरियल बना हुआ है। तो इस तरीके से एटॉमिक थ्योरी आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके इनसाइड के जो एटम्स होंगे वो ऐसे दिखेंगे।
अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे इन ऑर्बिट्स में ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इनमें स्पिन मूवमेंट भी होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे रिवॉल्व करते हैं, इनमें जो रिवॉल्यूशन है वो ऐसा स्पिनिंग होता है कि सपोज करिए इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी ही एक्सिस पे मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं अपने ही एक्सिस में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा हूं, ऐसा रिवॉल्व कर रहा हूं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है तो ये भी यहाँ पे कैसा अपनी ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है। उसके साथ साथ ये अपनी एक्सिस में रिवॉल्व करने के साथ साथ ये पूरे के पूरे इस ऑर्बिट में, इस कक्षक में रिवॉल्व करेगा। ये यहां से यहां तक भी ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। आई क्या बात समझ में? इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व कर रहा है और ऐसे मैं रिवॉल्व करते करते, ऐसे रिवॉल्व करते करते देखिए वहां से मैं यहां तक आ गया, है ना। तो ये अपने ही एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, उसके साथ साथ ये पूरे के पूरे अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। करंट का फ्लो होना कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मदद से, कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव करेगी तभी करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगी तो करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से रिवॉल्व हो रही है, इस तरीके से रिवॉल्व हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इसी के कारण करंट फ्लो करेगा। इसके कारण करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है तो करंट जो होगा वो ऐसा फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा रिवॉल्व कर रहे हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन हुआ, यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, सॉरी करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रही है तो करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेगी तो करंट इस डायरेक्शन में, है ना। तो जब भी करंट आता है, ऑस्टर्ड का नियम ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में अगर करंट आता है तो वहां पे चारों तरफ करंट के कंडक्टर के फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट करना चालू कर देती हैं। तो करंट अगर आया तो इसके कारण क्या होगा, फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे इस करंट के कारण फ्लक्स डेवलप हो पाएगा। और कैसे हम लोग करंट का डायरेक्शन अगर पता है तो फ्लक्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फ्लक्स का पता है तो करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स कैसा देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से। ऑपरेटिंग फ्लक्स अगर 3D में हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो ऑपरेटिंग फ्लक्स हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। फ्लक्स इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। फिर करंट अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स इसकी कैसे होंगी, आप ऑब्जर्वर हैं, आपकी तरफ एरो आएगा तो करंट यहां पे कैसे फॉर्म होगा, करंट के कारण फ्लक्स ऐसा बनेगा, है ना, ये फ्लक्स बनेगा। आई क्या बात समझ में आ गया होगा। तो ये इन फ्लक्स को, इस एटॉमिक लेवल पे फ्लक्स को, जो फ्लक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग डाइपोल फ्लक्स कहते हैं। डाइपोल, डाइपोल्स। तो ये डाइपोल जो होंगे वो डाइपोल फ्लक्स कहलाते हैं ये। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर इस तरीके से हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डाइपोल्स रहेंगे। कुछ एटम, पूरे के पूरे एटम्स बिखरे हुए हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कुछ डाइपोल्स इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट डाइपोल्स एग्जिस्ट करेंगे। डाइपोल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, छोटे छोटे डाइपोल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो कुछ डाइपोल्स इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये सब क्या है, ये जो ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने, ये डाइपोल है। कौन सा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल्स है। ये सब क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स है।
अब इसी पे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल्स पे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर लिया हम लोगों ने, कई तरीके के कई सारे ड्रॉ कर देते हैं हम लोग क्योंकि नीड है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। और यहाँ पे बाइंडिंग की हुई है, इस तरीके से बाइंडिंग की हुई है और यहाँ पे हम लोग एक्साइटेशन दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये डाइपोल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये डाइपोल्स कैसे कैसे दिखेंगे समय समय पे। तो कई सारे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कई सारे ड्रॉ कर लिए, और भी एक आध ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे डाइपोल्स ड्रॉ कर लिए, कई सारे इस तरीके से सोलेनोइड ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएं तो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। करंट सपोज करते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड 0 एम्पियर रख रहे हैं पहले, फिर करंट इंक्रीज करके हम लोग जा रहे हैं 20 एम्पियर पे। 20 एम्पियर के बाद हम लोग 30 एम्पियर पे जाएंगे, 30 एम्पियर के बाद 50 एम्पियर पे जा रहे हैं। करंट इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। फिर 70 एम्पियर पे जाएंगे, 70 एम्पियर के बाद 80 आप कह सकते हैं 70 के बाद 100 एम्पियर। तो इस तरीके से करंट जो है हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, लेट सपोज 0 एम्पियर है। तो 0 एम्पियर पे ये डाइपोल्स कैसे होंगे, ये डाइपोल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। कुछ नीचे देख रहे हैं, कुछ ऊपर देख रहे हैं, कुछ अगल देख रहे हैं, कुछ बगल देख रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये डाइपोल्स बिखरे हुए। 10 एम्पियर का करंट जब इंजेक्ट करेंगे या फिर 20 एम्पियर का करंट जब इंजेक्ट करेंगे, लेट सपोज ये 20 एम्पियर का करंट है, 20 एम्पियर। तो ये फर्स्ट था, फिर इसके बाद सेकंड ये वाला डायग्राम है। 20 एम्पियर का जब करंट देंगे तो क्या ऑब्जर्व होगा कि ये डाइपोल्स, क्योंकि करंट देने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है ना। क्योंकि हम लोगों को पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। करंट जब इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग फ्लक्स सेटअप होगा। ये फ्लक्स कैसे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अगर हम लोग ये करंट दे रहे हैं तो ऑपरेटिंग फ्लक्स जो सेटअप होगा, करंट इस डायरेक्शन में होगा। करंट ऐसा फ्लो कर रहा है इस सोलेनोइड में, तो करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो फ्लक्स, ऑपरेटिंग फ्लक्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। तो ये फ्लक्स, ऑपरेटिंग फ्लक्स अगर ड्रॉ करना चाहें तो कुछ डिफरेंट कलर के पेन से करते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग फ्लक्स यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, ऑपरेटिंग फ्लक्स जो है वो ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। तो एन पोल कहाँ पे होगा, एस पोल कहाँ पे होगा, तो लेट मी राइट एन पोल हियर और एस पोल हियर। क्यों ये क्यों एन पोल हो रहा है, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, फिर अपना पाथ इस तरीके से कंप्लीट करते हुए एस पोल पे इंटर करेंगी। आई क्या बात समझ में। तो इस तरीके से होगा। अब जब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाए हम लोग, तो करंट का मैग्नीट्यूड पहले 0 था, तो 0 फ्लक्स सपोज कर लेते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मेशन कितना था, 0, है ना। करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, सपोज करिए 20 एम्पियर पे, तो ये फ्लक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, ये फ्लक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, ये जो डाइपोल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन है,
इसी ऑपरेटिंग फ्लक्स के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है ना फ्लक्स, तो इसी डायरेक्शन में डाइपोल्स जो हैं अलाइन होने की कोशिश करेंगे, उसी सेम डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करेंगे। तो ये डाइपोल्स 20 एम्पीयर में क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थे अब थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में होने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज येलो कलर के पेन से ड्रॉ करें हम लोग, तो ये डाइपोल्स जो हैं जैसे कुछ नीचे देख रहे थे, कुछ ऊपर देख रहे थे, तो अब जो है इसी फ्लक्स के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी फ्लक्स के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर थर्ड वाला डायग्राम अगर ऑब्जर्व करें हम लोग, थर्ड वाला डायग्राम, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करके 20 के बाद कितना कर रहे हैं हम लोग, 30 एम्पियर कर रहे हैं, 30 एम्पियर कर रहे हैं, करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करके 30 एम्पियर कर रहे हैं। तो ये डाइपोल्स क्या होंगे, और ज्यादा इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग फ्लक्स क्या हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। तो उसी सेम डायरेक्शन में जितने डाइपोल्स थे वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी राइट हियर कि ये जो डाइपोल्स हैं वो इस तरीके से अलाइन होने की कोशिश करेंगे। तो इससे बेटर ये है ना, ऑब्जर्व करिए, इसमें एक आध दो ऊपर नीचे भी थे, लेकिन इस वाले में परफेक्टली इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहे हैं। इस डायरेक्शन में सारे के सारे डाइपोल्स अब इस डायरेक्शन में देखना चालू कर दिए। करंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ाए हम लोग, कितना किए, करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 50 एम्पियर कर दिए। तो ये फोर्थ वाला डायग्राम है। तो 50 एम्पियर करंट करने से फ्लक्स क्या हुई, और ज्यादा स्ट्रांग हुई। फ्लक्स जब और ज्यादा स्ट्रांग हुई तो ये सारे के सारे डाइपोल्स क्या करेंगे, परफेक्टली इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, परफेक्टली इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे या ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, परफेक्टली इस डायरेक्शन में देखना चालू कर देंगे, है ना। अब 50 एम्पियर के करंट पे ये सिचुएशन है। 50 से ज्यादा एम्पियर का करंट दें तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे 50 से ज्यादा कितना दिए थे, 70 और 100। तो 70 एम्पियर का करंट हम लोग सप्लाई करें तब क्या होगा। ये फिफ्थ वाला डायग्राम है जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड कितना कर रहे हैं, 70 एम्पियर कर रहे हैं। तो करंट का मैग्नीट्यूड जब बढ़ाए 70 एम्पियर कर दिए तो डाइपोल्स तो 50 पे क्या हो गए हैं, परफेक्टली अलाइंड हो गए ना। 50 एम्पियर पे डाइपोल्स जो हैं परफेक्टली अलाइंड हो गए, परफेक्टली अलाइन हो गए। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि हमारा आयरन जो है वो सैचुरेट हो गया है, सैचुरेशन ऑफ कोर कहलाता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन ऑफ कोर, कि कोर क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। अब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जाइए, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते चले जाइए तो क्या हो रहा है, डाइपोल्स और ज्यादा अलाइन होंगे क्या, नहीं, इससे ज्यादा अलाइन हो सकते हैं क्या, इससे ज्यादा अलाइन नहीं हो सकते हैं। चाहे करंट 70 एम्पियर रखिए चाहे 700 एम्पियर रखिए, करंट चाहे जितना बढ़ा दीजिए, 50 पे जब सैचुरेट हो गया कोर, परफेक्टली अलाइन हो गए डाइपोल, तो 70 एम्पियर करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने पे अब डाइपोल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। डाइपोल्स यहाँ पे 50 पे परफेक्टली अलाइन हो गए हैं तो यहाँ पे 70 पे भी परफेक्टली अलाइंड ही रहेंगे, ये और ज्यादा अलाइन नहीं हो सकते हैं, और ज्यादा अलाइन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेंगे, जैसे फोर्थ में थे वैसे ही फिफ्थ में भी रहेंगे, है ना। तो ये सिचुएशन था। अब इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप लोगों को रिलेशन पता है, आप लोगों को रिलेशन पता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। तो यहाँ पे दो फ्लक्स क्रिएट हो रहे हैं, दो फ्लक्स क्रिएट होंगे। यहाँ पे करंट दिए हम लोग, तो करंट यहाँ पे तो 0 एम्पियर था तो कोई भी फ्लक्स नहीं देखने के लिए मिला। सेकंड वाले में करंट 20 एम्पियर दिए, मतलब कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दिए। तो हम लोगों को पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, जिसके कारण करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किए तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। मतलब कि यहाँ पे
इसके कारण करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। इस फ्लक्स को फाई आई कह सकते हैं क्या हम लोग। ये वाला फ्लक्स क्यों देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस करंट। ये करंट अगर फ्लो किया तब जाके फाई आई देखने के लिए मिलेगा यहां से, है ना। और एक तो कौन सा फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा कि ये डाइपोल्स जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज थे, अब ये 20 एम्पीयर के करंट देने के कारण सम डाइपोल्स इस फाई आई के डायरेक्शन में होने की कोशिश करेंगे, फाई आई के डायरेक्शन में होने की कोशिश करेंगे, तो सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइपोल फ्लक्स भी देखने के लिए मिलेगा, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइपोल फ्लक्स भी देखने के लिए मिलेगा, है ना, ये डाइपोल्स के कारण। फिर आगे हम लोग बात करें थर्ड वाले में, यहाँ पे भी करंट इंक्रीज किए 30 एम्पीयर की है, तो यहाँ पे फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। ये फ्लक्स फाई आई रिलेशन के कारण देखने के लिए मिल रहा है, प्लस सम एक्स्ट्रा डाइपोल फ्लक्स देखने के लिए मिलेंगे, सम एक्स्ट्रा डाइपोल फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ वाले कंडीशन में भी करंट 50 एम्पीयर की है, तो ये फाई आई रिलेशन के कारण सम फ्लक्स देखने के लिए मिला, प्लस इन डाइपोल्स के कारण भी सम फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा, जिसको डाइपोल फ्लक्स कह सकते हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग बात करें फोर्थ के बाद फिफ्थ कि फाई आई रिलेशन के कारण सम फ्लक्स देखने के लिए मिला, फाई आई, और सम फ्लक्स इन डाइपोल्स के अलाइनमेंट के कारण भी देखने के लिए मिला, इन डाइपोल्स के अलाइनमेंट के कारण भी देखने के लिए मिला। तो ये कैसा था, किस मटेरियल में हम लोग बात कर रहे थे, ऐसा आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स में। मैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर एनालाइज करें तो ये देखने के लिए मिलेगा। नॉन मैग्नेटिक में तो देख चुके हैं हम लोग, मैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, ऐसा सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। अब इसी चीज को हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं BH कर्व के फॉर्म में। इसी चीज को अगर ड्रॉ करना चाहें तो लेट मी ड्रॉ हियर BH कर्व। तो आज के सेशन में केवल BH कर्व हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर लेटर ऑन BH लूप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आज BH कर्व के बारे में, करंट जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ऑपरेटिंग फ्लक्स कैसा देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, जब करंट 0 एम्पियर था तो फ्लक्स कोई भी देखने के लिए मिलेगा क्या, ना तो डाइपोल फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा, ना तो फाई आई रिलेशन के कारण फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि करंट जब 0 एम्पियर था तो फ्लक्स देखने के लिए मिला क्या, नहीं, तो ये यहीं पे रहेगा। करंट जब 20 एम्पियर इंक्रीज करके 20 एम्पियर पे पहुंचे तो सम फ्लक्स फाई आई रिलेशन के कारण, सम फ्लक्स डाइपोल फ्लक्स के कारण, है ना। तो करंट जब 20 एम्पियर पे इंक्रीज किए तो यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। आई क्या बात समझ में, 20 एम्पियर के करंट पे इतना फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फिर थर्ड वाले सिचुएशन में बात करें कि करंट 30 एम्पियर तक इंक्रीज किए तो ये दोनों फ्लक्स इंक्रीज हुए और हम लोगों को फ्लक्स देखने के लिए मिला, है ना। मतलब यहाँ पे 30 एम्पियर करंट इंक्रीज किए तो यहाँ पे सम फ्लक्स इतना इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला सेम रेशियो में। फिर फोर्थ वाले सिचुएशन में करंट 50 एम्पियर पे इंक्रीज किए, करंट 50 एम्पियर का हुआ तो फ्लक्स में कितना इंक्रीमेंट, इतना सेम इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला, ठीक है। फिफ्थ वाले में भी बात कर लिया हम लोग। फिर फिफ्थ वाले में बात करें कि 50 एम्पियर से जब 70 एम्पियर करंट इंक्रीज कर रहे हैं, 70 एम्पियर करंट इंक्रीज कर रहे हैं, जब 70 एम्पियर करंट पे पहुंचेंगे हम लोग, करंट को इंक्रीज करके 50 से 70 किए, मतलब बहुत ज्यादा करंट में इंक्रीमेंट किए, तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा क्या, बताइएगा। फाई आई रिलेशन के कारण फ्लक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, है ना, कि करंट 50 से 70 हो गया तो ये करंट जब जैसे जैसे बढ़ेगा ये फाई आई बढ़ता जाएगा। लेकिन ये डाइपोल्स यहाँ पे क्या हो गए हैं, फोर्थ वाले कंडीशन में परफेक्टली सैचुरेट हो गए हैं, सैचुरेशन ऑफ कोर हो गया है, डाइपोल्स परफेक्टली अलाइंड हो चुके हैं,
इन डाइपोल्स के कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा डाइपोल्स फ्लक्स नहीं देखने के लिए मिलेगा। आई क्या बात समझ में कि करंट यहां से यहां बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फ्लक्स जो है यहां से यहां बहुत स्मॉल इंक्रीज करेगा। क्यों ये इंक्रीज क्यों कर रहा है? इस फाई आई रिलेशन के कारण कि करंट जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये फाई आई फ्लक्स बढ़ रहा है ना। करंट जैसा 50 से 70 कर दिए तो ये फाई आई फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन यहां पे कितना था? जितना डाइपोल फ्लक्स था उतना ही डाइपोल फ्लक्स यहां पे मिलेगा, है ना। तो करंट यहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के बाद भी फ्लक्स में उतना सेम इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है क्या, जितना इधर देखने के लिए मिल रहा था? नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट इस रीजन में बढ़ाने के बाद भी फ्लक्स में वेरी स्मॉल फ्लक्स में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल्स जो हैं सैचुरेट हो चुके हैं, डाइपोल्स के कारण सम एक्स्ट्रा फ्लक्स नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या है? डाइपोल फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, जीरो करंट से जब 20 पे गए तो डाइपोल फ्लक्स इंक्रीज हुआ, 20 से जब 30 पे गए तो डाइपोल फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर 50 पे जब गए तब भी डाइपोल फ्लक्स इंक्रीज हुआ, लेकिन 50 से 70 पे 50 पे सैचुरेट हो गया है, तो 50 से 70 करंट इंक्रीज करने के बाद भी डाइपोल में कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, डाइपोल फ्लक्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज किए तो ये वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन फ्लक्स ड्यू टू फाई आई रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। तो इस कर्व को ड्रॉ करें, अगर ज्वाइन करते जाएं, ये यहाँ पे है और ये कहाँ है? यहाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉ करें कर्व को अगर, तो ये ऐसा फिर ऐसा, ठीक है। फिर करंट इंक्रीज करते जाइए तो इस फ्लक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता जाएगा, तो ये ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में, कि अगर ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता तो ये कर्व कैसा होता? अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता ये, तो ये जो कर्व है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, ऐसा स्ट्रेट लाइन होता। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे ये कैसा स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलता है। या अगर मटेरियल हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के केस में ऐसा देखने के लिए मिलता, कर्व स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व मिलता। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल के केस में, मैग्नेटिक मटेरियल के केस में ऐसा सैचुरेशन देखने के लिए मिल रहा है। इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं? सैचुरेशन ऑफ आयरन। यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ आयरन देखने के लिए मिल रहा है, सैचुरेशन ऑफ आयरन, है ना। तो ये जो कर्व है फ्लक्स और करंट के बीच का, वो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अब प्रीवियसली देखा हुआ है हम लोगों ने H इज इक्वल टू NI/L होता है, NI/L होता है, तो नंबर ऑफ टन्स कांस्टेंट है। तो और लेंथ ऑफ कोर भी क्या है? चेंज कर रहे हैं क्या लेंथ को? नहीं, कोर का लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा जा सकता है, देयरफॉर इसको H से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं। तो फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिखा जा सकता है, देयरफॉर इसको फ्लक्स डेंसिटी B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये BH कर्व हो बन गया आपका, BH कर्व, इसी को हम लोग कहते हैं BH कर्व इन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये BH कर्व है आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। अब BH लूप देखेंगे हम लोग बाद में, हम लोग आगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आगे देखेंगे BH लूप भी होता है, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है। तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं BH लूप। ये ऐसा होगा, इसको डबल वैल्यूड BH लूप कहते हैं।
ये ऐसा होता है ना। तो इसको अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केवल बी एच कर्व यहाँ पे डिस्कस किए हम लोग। ये बी एच कर्व होता है, बी एच कर्व। तो ये क्या किस में है, मैग्नेटिक मटेरियल्स में, और ये बी एच कर्व किस में देखने के लिए मिला, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा बी एच कर्व देखने के लिए मिला। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक में ऐसा, और फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स में बी एच कर्व ऐसा देखने के लिए मिलेगा। है ना। फिर अब इसी में बात करते हैं, अब सीखते हैं हम लोग मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या होता है और हमिंग नॉइज क्यों देखने के लिए मिलती है। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एडी करंट लॉस करके एक टर्म होता है ट्रांसफार्मर में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, जो कि अभी डिस्कस नहीं किए हम लोग डिटेल सेशन में। आने वाले सेशन में उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। तो एडी करंट लॉस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं उस चीज़ पे, आगे ऑटोमेटिकली आएगा। तो एडी करंट लॉस को रेड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड आयरन कोर ना यूज करके लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं। सॉलिड आयरन कोर ना यूज करके लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं। लैमिनेटेड का क्या मतलब है कि जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से आयरन कोर है हमारे पास, तो इसको ऐसा सॉलिड ना लेके इसको प्लेट्स में कट कर देते हैं हम लोग, कि एक प्लेट में अलग किए, फिर दूसरे प्लेट में अलग किए। जब बचपन में आप लोग रिमोट कंट्रोल कार्स कह सकते हैं हम लोग, या फिर स्टेबलाइजर वगैरह में खोल के देखते होंगे, या फिर पहले जो ट्यूब लाइट्स आता था वहाँ पे आपको ई और आई शेप के आयरन कोर देखने के लिए मिलता था। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि एक सॉलिड आयरन ना लेके उसको प्लेट्स में कट करके फिर उसको जोड़ के मशीन्स में यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। एडी करंट लॉस को जीरो नहीं किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। आगे देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में। तो सॉलिड आयरन नहीं होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर होता है ना। तो चलिए मैग्नेटो स्ट्रिक्शन डिस्कस कर लें। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉलिड आयरन कोर ना यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, लैमिनेटेड कोर। तो जिसके कारण क्या देखने के लिए मिलता है, क्या ऑब्जर्व होता है कि अगर सपोज करिए इस तरीके से मटेरियल है हमारे पास, इस तरीके से मटेरियल है, और इसके जो डाइपोल्स हैं, कुछ डाइपोल्स इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, कुछ डाइपोल्स इधर देख रहे हैं, कुछ इधर देख रहे हैं, कुछ इधर देख रहे हैं, कुछ इधर देख रहे हैं, और कुछ इधर देख रहे हैं, है ना। फिर इसी मटेरियल में अगर हम लोग अब करंट दे दें, करंट से एक्साइट कर दें, एक्साइटेशन प्रोवाइड कर दें, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, तो ये डाइपोल्स क्या हो जा रहे हैं, परफेक्टली इस डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं ना, परफेक्टली इस डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं, परफेक्टली इस डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं। तो अब इसको इस तरीके से लीजिएगा कि ये एक सपोज करते हैं क्लासरूम है, एक क्लासरूम है, ठीक है। इस क्लासरूम में बेंच और डेस्क रखे हुए हैं और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। मतलब कि अगर ब्लैक बोर्ड इधर है क्लासरूम में, तो सारे के सारे बेंच डेस्क इस वे में ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं कि स्टूडेंट आए तो वो बैठे अपने सीटिंग पे और बोर्ड की तरफ देख सके, है ना। प्रॉपर ऑर्गेनाइज है कि कोई भी लेफ्ट राइट नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज बेंच डेस्क है। तो इस क्लासरूम में 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, मतलब इस क्लासरूम की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 100 स्टूडेंट्स की है, अगर बेंच डेस्क प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। अब बेंच डेस्क को मूव कर दीजिए आप, मतलब कुछ बेंच डेस्क इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, कुछ बेंच डेस्क
उधर रखे हुए हैं, मतलब कि कुछ स्टूडेंट उधर देख रहे हैं, कुछ पीछे की तरफ देख रहे हैं, कुछ दाएं देख रहे हैं, कुछ बाएं देख रहे हैं। जैसे कि लंच वगैरह होता था ना क्लासेस में, स्कूल डेज में, तो लंच के टाइम पे सारे स्टूडेंट क्या करते थे, बेंच डेस्क के ऊपर बैठ के और बेंच डेस्क मोड़ के डिसऑर्गेनाइज कर देते थे, है ना। तो सेम वे में आप एज्यूम करिए कि बेंच डेस्क जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इधर उधर बिखेर के रखे हम लोग, तो 100 स्टूडेंट नहीं बैठ पाएंगे उस पर, 100 स्टूडेंट नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड है बेंच डेस्क। अगर ऑर्गेनाइज रहते बोर्ड की तरफ देखते, बेंच डेस्क प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहते तो 100 स्टूडेंट बैठ सकते थे। और अगर उनको बिखेर दिया जाए तो 100 स्टूडेंट की सिटिंग कैपेसिटी नहीं मेंटेन की जा सकती है, 100 स्टूडेंट नहीं बैठ पाएंगे इस क्लासरूम में। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जब हम लोग करंट की वैल्यू 0 है तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डाइपोल्स देख रहे हैं, और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज करके 50 एम्पियर कर दिया हम लोगों ने, तो ये डाइपोल्स परफेक्टली इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए, परफेक्टली इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो इससे क्या ऑब्जर्व होगा, जो एग्जांपल दिया हम लोगों ने उसका क्या मतलब होगा कि ये अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो सपोज करिए इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, और जब ये परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे तो इस मटेरियल का जो लेंथ होगा, इस मटेरियल का जो लेंथ होगा वो L माइनस डेल्टा L हो जाएगा, L माइनस डेल्टा L हो जाएगा। मतलब ये क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा कि कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इतने सारे बच्चों को अपने क्लासरूम में बैठाने के लिए। आई क्या बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप तक जाना चाहिए कि अगर 100 स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं तो क्लासरूम का लेंथ कितना है, इतना है। और अगर 100 स्टूडेंट प्रॉपर इस दिशा में बैठे हुए हैं, इस वे में बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम का लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये जो मटेरियल्स रखे हुए हैं ई और आई शेप के, जो कोर बनाया हुआ है ट्रांसफार्मर का, हम लोगों ने इस तरीके से कोर जो बनाया हुआ है, उसको कोर को बनाने के लिए इस तरीके से लैमिनेटेड डिफरेंट डिफरेंट मेटल लिया हुआ है ना। अब इसमें वाइंडिंग की हुई है, इसमें वाइंडिंग की हुई है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन दे रहे हैं, एक्साइटेशन दे रहे हैं करंट से, करंट से क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन दे रहे हैं। तो करंट से जब एक्साइटेशन दे रहे हैं तो डाइपोल्स क्या हो रहा है, करंट कैसा है हमारा, साइनसोइडल करंट है। करंट कैसा है, साइनसोइडल करंट है। साइनसोइडल करंट को कैसे रीड करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, साइनसोइडल करंट का 0, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम। तो सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव 50 एम्पियर करंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर ये किस पे जाएगा, 0 पे, 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। फिर यहाँ पे कितना करंट होगा, माइनस 50 एम्पियर। जब ऊपर पॉजिटिव 50 एम्पियर है तो यहाँ पे नेगेटिव 50 एम्पियर होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा, अगेन 0 एम्पियर। तो करंट कैसा हो रहा है, इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है करंट। तो इस तरीके से साइनसोइडल करंट जब दे रहे हैं तो डाइपोल्स कैसे होंगे, इसमें वाइंडिंग की हुई है मटेरियल में, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव 50 एम्पियर, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव 50 एम्पियर। चलिए इस तरीके से हम लोग समझें, यहाँ पे इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है सारे मटेरियल्स में। अब हर जगह वाइंडिंग करके नहीं दिखाया गया है ना, क्योंकि चीजें आप समझ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा समय लगेगा और हर जगह वाइंडिंग करके दिखाने से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डिजाइन, जो है बोर्ड पे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो करंट हम लोग इस तरीके से दे रहे हैं, पॉजिटिव 50 एम्पियर पे क्या हुआ है, डाइपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। पॉजिटिव 50 एम्पियर जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो डाइपोल्स परफेक्टली इस डायरेक्शन में डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, डाइपोल्स परफेक्टली इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। नेगेटिव 50 एम्पियर का क्या मतलब हुआ, ये करंट जब रेड्यूस होके, करंट जब रेड्यूस होके पॉजिटिव 50 एम्पियर पे यहाँ पे है, अब ये रेड्यूस होके नेगेटिव 50 एम्पियर जब करंट होगा तो नेगेटिव 50 एम्पियर पे, नेगेटिव 50 एम्पियर पे क्या बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिए यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 50 एम्पियर।
नेगेटिव 50 एम्पियर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे करंट जो दे रहे हैं वो अगर I की वैल्यू नेगेटिव 50 एम्पियर है, नेगेटिव 50 एम्पियर है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि करंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ना होके, करंट इस डायरेक्शन में ना होके करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है कह सकते हैं। तो करंट कैसा है, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा 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 फ्लो कर रहा है। और जबकि येलो वाले केस में जब पॉजिटिव 50 एम्पियर था तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा था। तो येलो वाले केस में डाइपोल्स किस डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, करंट ऐसा जा रहा था तो ऑपरेटिंग फ्लक्स इस डायरेक्शन में था, और ऑपरेटिंग फ्लक्स के डायरेक्शन में ही डाइपोल्स अलाइन हुए थे। अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव 50 एम्पियर करंट देने पे डाइपोल्स किस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, डाइपोल्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, इस डायरेक्शन में परफेक्टली अलाइन होंगे नेगेटिव 50 एम्पियर पे, है ना, नेगेटिव 50 एम्पियर पे इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो करंट जैसे जैसे पॉजिटिव 50 एम्पियर से नेगेटिव 50 एम्पियर ऐसे ऐसे चेंज करता, यही साइकिल रिपीट होते जाएगी। तो ये जो कोर यूज किया है वो सॉलिड कोर है क्या, नहीं, लैमिनेटेड कोर है, प्लेट बाय प्लेट कट करके उनको जोड़ के रखा गया है। तो करंट जैसे जैसे चेंज होगा ये मटेरियल क्या करेंगे, पॉजिटिव 50 एम्पियर पे इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, नेगेटिव 50 एम्पियर पे उस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, पॉजिटिव 50 आएगा तो इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, नेगेटिव 50 एम्पियर पे उस डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो 0 एम्पियर पे कैसे होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में देखेंगे। तो 0 एम्पियर भी आ रहा है, पॉजिटिव 50 भी आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर नेगेटिव 50 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। तो ये मटेरियल डाइपोल्स क्या है, पूरे के पूरे मटेरियल में इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिसके कारण ये मटेरियल जो है हमारा आयरन कोर जो है वो एक्सपेंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग लीनियर डायमेंशनल वेरिएशन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन of magnetic material is called magnetostriction. Is called magnetostriction. Linear dimensional variation ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ये क्यों हो रहा है लीनियर डायमेंशनल वेरिएशन, ये लीनियर डायमेंशन क्यों चेंज कर रहा है, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। कि करंट अगर इसमें वाइंडिंग लगा के करंट दें तो फ्लक्स फ्लो करेगा और डाइपोल्स मैग्नेटाइज होंगे और इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ये लीनियर डायमेंशनल वेरिएशन हो रहा है। अब आपको पता है कि एक सॉलिड आयरन कोर नहीं है, उनको प्लेट में कट करके रखा गया है। तो इनमें एक प्लेट यहाँ पे है, दूसरी प्लेट यहाँ पे रखी गई है। तो ये एक दूसरे से टकराएंगे ना, जब लीनियर डायमेंशनल वेरिएशन होगा तो एक दूसरे से टकराएंगे, और इस टकराने के कारण, एक दूसरे से टकराने के कारण ये क्या हो रहा है, नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, ये नॉइस देखने के लिए मिल रहा है। इसी के कारण हमिंग नॉइस देखने के लिए मिलता है इलेक्ट्रिकल मशीन में। इसी कॉन्सेप्ट के कारण हमिंग नॉइस मशीन्स में देखने के लिए मिलता है ना। तो हमिंग नॉइस क्या होता है, यही मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण ही हमिंग नॉइस प्रोड्यूस होता है, इसी के कारण ही हमिंग नॉइस प्रोड्यूस होता है। हमिंग नॉइस प्रोड्यूस होता है, इसी के कारण हमिंग नॉइस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। कोई पूछे आपसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के क्या कॉन्सेप्ट है या फिर हमिंग नॉइस क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, लीनियर डायमेंशनल वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड
ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग पूछता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन। तो फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे आपको और एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग कितनी होती है? 2 टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग नॉइस की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी? 2 टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी। इस चीज को ऐसे भी समझा जा सकता है, इसको समझने की अगर समझ में आया तो ठीक, ना आया तब भी ठीक, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि ध्यान रखिएगा 0 से 50 गए ना, तो 50 पे क्या हुआ? ये डाइपोल्स इस सपोज करिए इस डायरेक्शन में अलाइन हुए, फिर 50 पे फिर 0 पे गए तो फिर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डी अलाइन हुए, फिर नेगेटिव 50 पे इस डायरेक्शन में अलाइन हुए। तो एक कंप्लीट साइकिल है ये, जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव 50 एम्पियर पे इस डायरेक्शन में अलाइन, नेगेटिव 50 एम्पियर पे इस डायरेक्शन में अलाइन हुए, है ना। तो मटेरियल क्या हो रहा है? 2 बार सिकुड़ रहा है और एक्सटेंड कर रहा है ना। ये साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आया तो मटेरियल इस डायरेक्शन में थे, जिसके कारण सिकुड़ा मटेरियल क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। फिर 0 आया तो फिर एक्सपेंड करेगा, है ना। तो कितने बार सिकुड़ रहा है? सिकुड़ रहा है कितने बार, इस पे फोकस करें। तो पॉजिटिव 50 एम्पियर पे सिकुड़ा, 0 पे कैसे थे? ज्यादा था, एक्सटेंडेड था ये, है ना मटेरियल हमारा। क्यों? क्योंकि 0 पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थे। और पॉजिटिव 50 पे लेंथ कितना हो गया मटेरियल का? L माइनस डेल्टा L हो गया। 0 पे फिर L हो गया लेंथ, -50 पे फिर कितना हो गया? L माइनस डेल्टा L हो गया। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है उस पे फोकस करें अगर इस पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में। तो पॉजिटिव 50 एम्पियर पे ये होगा L माइनस डेल्टा L, नेगेटिव 50 एम्पियर पे L माइनस डेल्टा L। तो 2 बार सिकुड़ रहा है ना मटेरियल। तो इसके एक कंप्लीट साइकिल में मटेरियल कितने बार सिकुड़ रहा है? 2 बार। तो एक्सटेंड भी कितने बार किया होगा? 2 बार। एक्सपेंड भी कितने बार किया होगा? 2 बार, है ना। तो ध्यान रखिएगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज की है तो आपका ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो 100 हर्ट्ज अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हमिंग की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज देखने के लिए मिलेगी। तो ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ये आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ हम कितनी होती है? 2 टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इसको बस एक बार देखिए, पढ़िए और सीखिए, है ना। ऐसा थोड़ी था कि ये सब चीज स्किप कर देते हम लोग, स्किप नहीं किया जा सकता, है ना। कि कहीं का भी कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी पूछ लेते हैं। और बहुत सारे एजुकेटर्स और बहुत सारे बुक्स में इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखा हुआ है। इसी चीज को लर्न करने में आपको कम से कम 50 पेज की बुक पढ़नी पड़ेगी अलग अलग, वो भी एक बुक में नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइज वे में। तो यहाँ पे अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो सीखिए उस चीज को। ऐसा नहीं कि नहीं सीखना है, ये सिंपल सिंपल चीजें पढ़ना है ना। हर चीज सीखना है। कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, कई एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं कहीं से भी, पूरे के पूरे मशीन सिलेबस पे। तो ये कुछ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया। हमिंग नॉइस इसी के कारण होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण। और बीएच कर्व भी हम लोगों ने देख लिया। तो 2-3 टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और एकदम डेडिकेटेड रहिए स्टडी में, भागिए मत चीज़ों से, है ना। कोई नया चीज़ अब सीखेंगे तो माइंड में स्ट्रेस होगा, उस चीज़ को पेशेंसफुली हैंडल करिए, तब जाके आप कुछ अच्छा और बेहतरीन सीख पाएंगे और एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। अगर आप चीज़ों से भागेंगे तो टेक्निकल एग्जाम छोड़ के नॉन टेक्निकल एग्जाम की तरफ, नॉन टेक्निकल से बैंकिंग की तरफ, बैंकिंग से प्यून की तरफ, तो ऐसे भागते रहेंगे जीवन भर, है ना।
तो फोकस करिए एक जगह पे। तो चलिए ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं ये बेनिफिशियल रहा होगा सेशन। और भी इस तरीके का यूट्यूब में सेशन चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग प्लान करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।